मेरा नाम रागनी है। मेरी दादी और पापा को पहले दिन से ही बेटियों से सख्त नफरत थी। मेरी माँ ने मुझे पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बेटा पैदा न कर पाने की वजह से मेरी माँ को हमेशा तंज ताने मारपीट जैसी सज़ा भुगतनी पड़ती थी। इसलिए उनके अंदर जीने की उमंग ही ख़त्म हो गई थी। अब मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था कि किसी तरह पढ़ लिख कर इतने पैसे कमा सकूं कि कभी पापा या फिर किसी और से पैसे न मांगना पड़े। पापा जब भी स्कूल की फ़ीस दिया करते थे तो इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, पर उस पर भी न जाने कितनी बातें सुनाते। फिर धीरे धीरे मेरे पढ़ाई के पैसे देने भी पापा ने मना कर दिया था। अब हर महीने स्कूल की फ़ीस भरना मेरी माँ के लिए कड़ी आजमाइश बन गई थी और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझा करती थी कि मेरी माँ की आजमाइश पहले ही कम न थी, मेरी वजह से उनकी मुश्किलों में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई थी। मैं और मम्मी बिल्कुल अलग कमरे में रहा करते थे, जबकि बाकी घर के लोग एक जगह खाते पीते उठते बैठते थे। लेकिन जिस समय पापा चाहते मम्मी को उनके कमरे में जाना पड़ता था। मेरी माँ मेरी दादी की नापसंदीदा बहू थीं, इसीलिए वो मेरे पापा की भी नापसंदीदा पत्नी बन चुकी थीं। जब मेरी मम्मी और पापा का रिश्ता तय हुआ था उस समय मेरे नाना नानी ने खूब सारा दहेज देने की बात की थी, लेकिन मेरी माँ की मंगनी के कुछ समय के बाद ही मेरे नाना को पैरालाइज हो गया और उनकी नौकरी चली गई थी। दादी तो ये रिश्ता ही ख़त्म करना चाहती थीं, लेकिन समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए और कुछ लोगों के कहने सुनने की वजह से दादी को बेमन से मेरी माँ को अपनी बहू स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन तब से लेकर अब तक वो मेरी माँ को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। वो चाहती थीं कि मेरी माँ को तलाक दिलवाकर मेरे पापा की दूसरी शादी करवा दें और उन्होंने तलाक देने के लिए वजह ढूंढी थी कि मुझे पोता चाहिए। अगर ये मुझे पोता नहीं दे सकती तो फिर इसे तलाक दो और दूसरी शादी करो। मेरी माँ भी थी थोड़े सांवले रंग की और साधारण से नए नक्श की, इसलिए वो मेरे पापा के मन को भी नहीं भाई थीं। मेरे पापा हर समय अपनी माँ को कहते कि ये क्या चीज़ बेहाल आई हो, ये तो मुझे खुश ही नहीं रख सकती, इसे तो खुश रखना ही नहीं आता, जाहिल गवार कहीं की। असल में मेरे पापा का संबंध बाजारी औरतों से था और वो हर समय मेरी मम्मी को वैसे ही सजे सवरे तरीके से देखना चाहते थे। मम्मी पापा की खुशी के लिए लिपस्टिक और कभी कभी हल्का मेकअप कर लेती तो फिर दादी के तंज ख़त्म ही नहीं होते थे। मेरे पापा मम्मी से साफ साफ शब्दों में कहते कि तुझसे तो अच्छी बाजारू औरतें होती हैं, वो पैसा लेती हैं लेकिन दिल तो खुश कर देती हैं। तब मेरी माँ की आंखों में आंसू भर आते, वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती कि ये सब मुझसे नहीं होता। मम्मी पापा की तू मैं की आवाज़ बाहर भी आती थी। दादी अक्सर कान लगाकर सुनती और मैं भी ऐसे में आसपास ही रहा करती थी, लेकिन दादी कई बार मुझे डांट कर भगा देती थीं। मुझे अपनी माँ का एहसास था कि बंद कमरे में मम्मी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पापा ज़रूर उन पर जुल्म करते हैं, कुछ ऐसा गलत उनके साथ होता है, क्योंकि जब वो बाहर निकलती तो कितनी उजड़ी हुई विधवाओं से भी बढ़कर बुरी हालत में होती थीं। सिवाय रोने धोने के मेरी माँ को मैंने कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। हमारे घर का अजीब सा घुटन भरा माहौल था। कभी कभी तो ऐसा लगता कि सांस भी जोर से ले ली तो उस पर भी कोई बंदिश लग जाएगी। मैं उस समय 8वीं क्लास में थी जब मेरी माँ फिर से उम्मीद से हो गई थी। बजाय मम्मी के खाने पीने का ख्याल रखने के दादी ने उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर लड़का ना हुआ तो तेरी तलाक हो जाएगी। दादी का यूँ साफ शब्दों में कहना मेरे दिल को चीर गया था। न जाने इस हालत में मेरी माँ के ऊपर क्या बीती होगी। मेरी माँ हर समय अपने मुँह ही मुँह में कुछ न कुछ पढ़ती रहती थीं। वो शायद भगवान से प्रार्थनाएं करती थीं कि भगवान इस बार तो मुझे बेटा दे दे और उनकी किस्मत बदल जाए और वो एक बेटे की माँ बन जाए। मम्मी को अगर कोई किसी जादू टोना फ़कीर बाबाओं के बारे में बताता तो मम्मी फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती। अभी उन्हें तीसरा ही महीना लगा था, लेकिन वो इतनी कमज़ोर दिखाई देती थीं, ऐसा लगता था कि वो हवा के झोंके से भी ज़मीन पर गिर जाएंगी। उनकी खुराक और खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखता था। मैंने दबी दबी आवाज़ में मम्मी की सफ़ेद पड़ती रंगत को देखकर कहा कि वो डॉक्टर के पास जाए, शायद वो कोई विटामिन की दवाएं वगैरह दे दे जिससे उनकी हालत सुधर जाए। लेकिन माँ उम्मीद भरी नज़रों से मेरी दादी और मेरे पापा की तरफ देख कर रह जाती, क्योंकि मेरी माँ के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, ना ही पैसा ना ही पति की मोहब्बत। ऊपर से घर के काम का बोझ भी उन्हें परेशान किए रखता था। मुझसे जहाँ तक हो सकता मैं मम्मी के कामों में हाथ बटाने की पूरी कोशिश करती। हालांकि मैं खुद बहुत छोटी थी, लेकिन जाने क्यों मुझे मम्मी अपने से भी ज़्यादा बेबस दिखाई देती थीं। आज भी एक औरत ने उनसे कहा था कि अगर वो एक बाबा हैं, उनके पास 7 सोमवार जाकर उनका आशीर्वाद लेगी तो ज़रूर बेटा ही पैदा होगा। हालांकि जिस औरत ने ये बात मेरी माँ को बताई थी वो खुद बे औलाद थी।
मेरी माँ उस औरत की बातों में आ गई और ये भूल बैठी थी कि बच्चा देना तो भगवान के हाथ में होता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ये बाबा और जादू टोनों के चक्कर में पड़ जाते हैं। हालांकि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे मेरी माँ का 8वां महीना लग गया था कि दादी ने जिद करना शुरू कर दी कि मेरी माँ का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए ताकि पता चले। ये जिद दादी ने 5वें महीने में ही शुरू कर दी थी, लेकिन उस समय मम्मी ने उनकी बात एक कान में डालकर दूसरे कान से निकाल दी थी। पापा ने भी उस समय कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मम्मी ने भी भगवान का धन्यवाद किया था, लेकिन दादी ने भी अब उठते बैठते कहना शुरू कर दिया। तो फिर पापा ने भी थोड़ा सा ध्यान दिया कि वाकई बच्चा पैदा होने से पहले बच्चे का पता होना चाहिए। पापा की बात सुनकर मम्मी बहुत डर गईं, क्योंकि वो जानती थीं कि अगर पता चल गया तो कहीं पापा बच्चे को ख़त्म ना कर दें या फिर पैदा होते ही उन्हें तलाक दे दें। उसके बाद वो कहाँ जाएंगी? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ के मायके में सिर्फ एक भाई था जो पहले ही उनसे मुंह मोड़ चुका था। मामा के अंदर इतनी बेहिसी थी कि वे अपने बीमार माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहने लगे थे। मेरे नाना नानी खुद ही बेटे के ऊपर आश्रित थे। वो भला मेरी माँ का सहारा क्या बनते? मेरी नानी का घर बहुत दूर था। वहाँ आने जाने के लिए किराया भी मेरी माँ के पास नहीं होता था। मम्मी अपने माता पिता से मिलने के लिए पैदल ही जाया करती थीं। मेरे पापा को तो इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मम्मी का हर दूसरे तीसरे दिन मायके जाना भी मेरी दादी को खटकने लगा था और वो बात बात पर मम्मी से लड़ने लगती थीं कि घर के कामों से बचने का एक अच्छा बहाना ढूंढ लिया है तुमने। दादी यही सब बातें मिर्च मसाला लगाकर मेरे पापा को बताती और फिर मम्मी की शामत आ जाती थी। वो पापा से मार भी खाती और फिर अपने माता पिता के पास जाकर उनकी सेवा भी करती थीं और फिर घर वापस आकर घर के सारे काम भी संभालती थीं। लेकिन इसके बावजूद उनकी इतनी कुर्बानी का कोई फल नहीं था। मेरे नाना नानी हाथ तो उठा उठाकर मेरी माँ को आशीर्वाद देते, लेकिन उनका कोई भी आशीर्वाद आज तक मेरी माँ को नहीं लगा था। और फिर कुछ ही समय बाद नाना नानी भी इस दुनिया से चले गए थे। अब मेरी ननिहाल में कोई भी नहीं था, सिर्फ मामा थे जो अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहते थे और हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। मेरी माँ के दिल पर इस बात का बोझ नहीं था कि वो अपने माता पिता के लिए अपनी भाई की तरह कुछ कर ना सकीं, बल्कि वो इस बात पर खुश थी कि उन्होंने अपने माता पिता की दिल लगाकर खूब सेवा की थी। दरअसल मायका तो लड़कियों के लिए वो घना पेड़ होता है जिसकी छांव में जाकर लड़की सुख का सांस लेती है और कुछ पल के लिए अपने सारे गम भुला देती है। और मायका सिर्फ माँ बाप से ही होता है। बाकी बहन भाइयों से रिश्ते तो हालात के साथ बदल जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। यही समाज की कड़वी सच्चाई है। इसी तरह का रिश्ता मेरी माँ के साथ उनके भाई का था, जो बस नाम का ही रह गया था। अब मम्मी को उठते बैठते बस एक ही बात की परेशानी थी कि अगर लड़की पैदा हो गई तो उनकी तो इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। वो फिर कहाँ जाएंगी? ना तो कोई ठिकाना जानती थी जहाँ कुछ पल इज्जत के साथ गुजार सकें। मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि जॉब करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। वो इस मुश्किल घड़ी से निकलना चाहती थीं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो बंद गली में आकर खड़ी हो गई हों। आज सुबह के समय मम्मी और दादी के बीच झगड़े की शुरुआत हो चुकी थी। दादी मेरी माँ को अस्पताल ले जाने की जिद कर रही थीं ताकि वो अल्ट्रासाउंड करवा सकें, लेकिन मम्मी जिद पर आई हुई थी कि मैंने अस्पताल जाकर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। पापा घर आए तो दादी ने मिर्च मसाला लगाकर पापा के कान भर दिए। पापा, जो कि जज्बाती और कान के कच्चे थे, मेरी दादी की बातों में आ गए और गुस्से में मेरी माँ से पूछा कि आखिर मेरी माँ तुम्हें इतने दिनों से अस्पताल जाने का कह रही है, तुम क्यों नहीं जाती हो? तब मम्मी बोली कि इस हालत में अस्पताल जाना आसान नहीं है। तब पापा गुस्से में बोले कि सारी औरतें बच्चा पैदा करती हैं, तुम कोई अनोखा बच्चा तो पैदा नहीं कर रही। पापा गुस्से से अपने शब्दों को चबाते हुए बोले थे। मम्मी ने कहा, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। मम्मी चाहती थी कि किसी तरह ये बात टल जाए, लेकिन पापा आज बात करने के मूड में नहीं थे। शाम 4 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। मम्मी के बोलने से पहले ही पापा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और फिर पापा घर से बाहर चले गए। दादी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कुराहट तैर गई थी। मम्मी के चेहरे का रंग आने वाले समय के अंदेशों से उड़ चुका था। पीली रंगत लिए वो कमरे में आईं और सर पकड़कर बैठ गईं। मैं चुपचाप मम्मी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगीं। अब क्या होगा? मुझे इस घर में कभी भी अपनी दादी और अपने बाप का प्यार नहीं मिला था। अपनी माँ की हालत देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर मेरी मम्मी बोली, बेटियां तो बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं, उन्हें जन्म देने वाली माँ कभी नहीं घबराती।
लेकिन ये समाज हमें जीने नहीं देता। शायद वो मेरे डर को भांप गई थी, इसलिए पहली बार उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरा माथा चूमा और फिर मुझे अपने सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर लीं, जैसे एक ठंडक दिल में उतर गई हो। मम्मी ने कहा कि तुम नहीं जानती तुम मुझे कितनी प्यारी हो। वो सिसकते हुए शब्दों में बोली तो फिर मैं और भी जोर से रोने लगी थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से अलग किया और तसल्ली देते हुए बोली, रागिनी, तुम बहुत सारा पढ़ना और अपने पैरों पर खड़ी होना, ताकि कल को कोई तुमसे तुम्हारा आसमान छीन न सके, तुमसे तुम्हारे उड़ने की आज़ादी न छीन सके। ना ही इस डर से ज़िंदगी गुजारना कि अगर कल को कोई तुम्हें घर से निकाल देगा तो तुम कहाँ जाओगी। हालात जैसे भी हों तुमने पढ़ना नहीं छोड़ना है। मैंने सर हाँ में हिला दिया था। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और मेरे माथे को चूम लिया। मैंने महसूस किया जैसे मेरी माँ की मुस्कुराहट में कितने जख्म छुपे हुए हैं। फिर शाम 4 बजे मम्मी को लेकर पापा और दादी अस्पताल चले गए थे और मैं एक अनजाने डर के मारे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। जब मेरी माँ मेरे पापा और दादी के साथ गई थीं तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सजाए मौत के कैदी की तरह चल रही हैं। मम्मी की आंखों के नीचे काले घेरे और उनकी पीली पड़ती रंगत कमजोरी जो चीख चीख कर बता रही थी कि उनका इस मौके पर ख्याल रखा जाए। लेकिन दादी और पापा के बेदर्द व्यवहार और पोते की इच्छा ने एक जीती जागती औरत को अधमरा कर डाला था। रात को 8 बजे दरवाज़ा खटका तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। तब पापा तेजी से अंदर दाखिल हुए और तेजी से कमरे में चले गए और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। दादी भी पैर पटकती हुई घर के अंदर दाखिल हुई और फिर बाद में मैंने अपनी मम्मी को अंदर आते हुए देखा था, जो किसी सजा पाए मुजरिम की तरह सर झुकाए अंदर दाखिल हुई थीं और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थीं। घर में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मेरी माँ की हालत बहुत बुरी थी। उन्होंने न सुबह ठीक से नाश्ता किया था, ना ही अब कुछ खाया था। मैं मम्मी के लिए कुछ लेने गई तो दादी किचन में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मुझे देखकर फ़ौरन ही मुझे किचन से निकलने को कहा, लेकिन मैं भी आज ढीठ बनकर वहीं खड़ी रही। मैंने देखा दादी के सामने 2-3 तरह की सब्जियां पड़ी हुई थीं। एक कटोरी में कढ़ाई पनीर, एक कटोरी में दाल मखनी और एक कटोरी में मिक्स वेजिटेबल्स थी। शायद वो रास्ते से आते हुए लेकर आई थीं। मैंने कहा, मुझे कुछ सब्जी चाहिए, तो दादी ने मुझे डांट कर चुप कर दिया और कहा कि सब्जी ख़त्म हो गई है। फिर मैंने अपनी माँ के लिए पुदीने की चटनी बनाई, थोड़ी सी सलाद बनाई और 2 रोटियां प्लेट में रखकर किचन से बाहर आ गई। तभी मेरे सामने दादी आ गईं। इतनी मेहमान नवाजी किसके लिए हो रही है? दादी मुंह बनाते हुए बोली थीं। मैंने कहा, मम्मी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, वो सुबह से भूखी हैं। दादी ने गुस्से से कहा, बस तेरी माँ खाने की ही हकदार है। इस घर का वारिस तो पैदा कर नहीं सकती, बस मुफ्त का बैठकर खाती रहती है। इतना कहते कहते दादी ने मेरे हाथ में पकड़ी थाली में से सलाद की प्लेट उठा ली थी। मैं दादी का मुंह देखती रह गई। अब जा, देख क्या रही है? वो गुस्से से बोली तो मैं तेजी से उनके पास से गुजरकर मम्मी के कमरे में आ गई। मम्मी, खाना खा लें। मेरी आवाज़ पर मम्मी उठकर बैठी तो मुझे बहुत हैरत हुई। उन्होंने इतनी तेज़ी से खाना खाया जैसे कोई उनके सामने से खाना उठाकर ले जाएगा। ये दृश्य मेरे लिए इस कदर तकलीफ देने वाला था कि मैं मम्मी की तरफ से मुंह मोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। शायद मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मम्मी ने खाना ख़त्म किया तो मैंने बर्तन उठाए। बर्तन किचन में रखकर कमरे में आई तो मम्मी लेटी हुई थीं, लेकिन अब उनकी आंखें बंद थीं। पेट की आग जो भूख की वजह से लगी हुई थी वो शांत हो चुकी थी, तो उन्हें नींद आ गई थी। मैं बगैर शोर किए हुए अपनी चारपाई पर बैठ गई और उन्हें देखती रही। नींद का असर मुझ पर भी होने लगा था, इसलिए मैं भी सो गई। रात का न जाने कौन सा समय था कि मेरी आँख शोर शराबे से खुल गई थी। मेरी माँ दर्द से तड़प रही थी। अपनी माँ की तकलीफ़ देखते हुए मैं जल्दी से दादी के कमरे की तरफ भागी थी। एक औरत होने के नाते वो मेरी माँ की तकलीफ़ को समझती, मगर उल्टा वो तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगी कि तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी। दादी की इस बेदर्दी पर मैं चुप हो गई। मैंने पापा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बजाय उन्होंने खिड़की में से ही पूछा, क्या बात है? मैंने रोते हुए माँ की तकलीफ़ के बारे में बताया तो पापा गुस्से से बोले, तुम्हारी माँ बहुत ही चालबाज औरत है, उसे कुछ नहीं होता, वो इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। जा, भाग जा यहाँ से और दोबारा दरवाजे पर दस्तक मत देना। मैं रोती हुई मम्मी के कमरे में आई तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि मम्मी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उस बच्चे में कोई हरकत नहीं थी। वो मेरी बहन थी, लेकिन वो मर चुकी थी। मैंने मम्मी की तरफ देखा तो उनका शरीर भी ठंडा हो चुका था, आंखें पथराई हुई थीं।
अच्छा हुआ कि समय पर ही मेरी माँ मर गई। भगवान ने उसे और तकलीफ़ों से बचा लिया और उसे अपने पास बुला लिया। मैं रो पड़ी थी। मेरी चीखों से घर में रहने वालों पर कोई असर नहीं हुआ था। सुबह दादी और पापा मेरे पास आए। मैं जिंदा लाश की तरह अपनी माँ के सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी। मेरी माँ की लाश को देखकर भी उन लोगों को मेरे ऊपर तरस नहीं आया था। दादी ने कहा, अगर ये बात तूने किसी को बताई तो मैं तेरी जान ले लूँगी। सबको यही कहना कि तेरी माँ की मौत अस्पताल में हुई है। मैं तो वैसे ही मर चुकी थी। मैंने अपने होंठ सी लिए थे। मेरे माँ की अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं। मम्मी को मरे हुए अभी 2 महीने ही गुजरे थे जब पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा की नई नवेली दुल्हन ने सारे घर का कंट्रोल कुछ ही दिनों में अपने हाथों में कर लिया था। पापा अपनी तनख्वाह के पैसे अपनी पत्नी के पास मिलाकर रख देते थे। अब पैसा न मिलने पर दादी के सारे ऐश खत्म हो चुके थे और दादी को इस बात पर बहुत गुस्सा था। दादी और नई मम्मी की लड़ाइयाँ रोज रोज बढ़ने लगीं और ये बात मेरे लिए अच्छी ही थी, क्योंकि अब उन लोगों का ध्यान मुझसे हट गया था और मैं भी अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा चुकी थी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं इन मामलों में नहीं पड़ती थी। घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और अपने खर्चे खुद उठाना। सौतेली माँ की एक बात अच्छी थी कि वो मुझे पढ़ाई करने में डिस्टर्ब नहीं करती थी। घर का सारा काम खुद ही कर लेती थी, बल्कि समय समय पर मेरी पढ़ाई के बीच में मुझे खाना और चाय वगैरह भी दे जाया करती थीं। कुल मिलाकर मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत अच्छी थी। लेकिन दादी की पोते वाली इच्छा दूसरी बहू से भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि दादी की दूसरी बहू तो बांझ ही निकली थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि ये कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। दादी और पापा मन महसूस कर रह गए थे। शायद ये मेरी माँ के साथ किए गए अत्याचारों का फल था। 10वीं क्लास का रिजल्ट आने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरे दिमाग में मेरे मम्मी के शब्द हर वक्त घूमा करते थे कि तुमने बहुत सारा पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। हालात जैसे भी रहे, मैंने अपनी पढ़ाई के मामले में कभी हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान मेरे रिश्ते भी आने लगे थे और फिर एक रिश्ते पर मेरे पापा ने मुझसे पूछे बिना ही हाँ कर दी, तो मेरी सौतेली माँ उनसे झगड़ पड़ी। मुझे उनकी इस बात पर बड़ी हैरत हुई थी जब उन्होंने पापा से कहा कि रागिनी से पूछो, उसकी रजामंदी लो तब हाँ करना, वरना इनकार कर दो। मेरी सौतेली माँ अक्सर ही मेरी साइड ले लिया करती थी। दादी ने जब मेरी सौतेली माँ की ये बातें सुनी तो पापा को खूब बातें सुनाई कि ये कौन होती है हमारे घर के फैसले करने वाली। पापा दादी के आगे कुछ न बोले, जिस पर दादी को और भी गुस्सा आ गया। मेरी सौतेली माँ एक रात मेरे कमरे में आईं और मेरे सामने एक लड़के की तस्वीर रखकर कहने लगीं, किसी लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, अच्छा लगे तो बता देना। मैंने अपने सौतेली माँ की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देखने लगीं और कहने लगीं, ये तेरी पूरी ज़िंदगी का मामला है, सोच समझ कर फैसला करना। और फिर वो कमरे से बाहर चली गईं। लड़का शक्ल का तो अच्छा था, बैंक में काम करता था। लड़के ने कहा था कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ, इसलिए मुझे भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था और मैंने भी हाँ कर दी। मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी। शादी से एक दिन पहले मेरी सास घर आईं और बोलीं कि मेरे पति अस्पताल में एडमिट हैं, इसलिए हम ये शादी बहुत ही सादगी से करना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ, जिनके अच्छे व्यवहार की वजह से मैं उन्हें भी मम्मी कहने लगी थी, वो और पापा मान गए और फिर मेरी बहुत ही सादगी के साथ शादी कर दी गई और मेरी विदाई हो गई। लेकिन होश तो मेरे तब उड़े जब वो लोग घर की बजाय मुझे अस्पताल ले गए और दुल्हन की तरह सजाकर मरीज के बिस्तर पर लिटा दिया। फिर सास बोली कि बहू, आज की रात तुम्हें यहीं पर गुजारना होगी। अभी मैं कुछ और समझ भी ना पाई थी कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि कमरे में अजीबोगरीब हुलिये वाला आदमी आया। सास बोली, ये हमारे ख़ास मेहमान हैं। हमारे घर आने वाली हर बहू पहली रात उनके साथ ही गुजारती है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच हमेशा मोहब्बत बनी रहती है और उनके घर की सारी बलाएं टल जाती हैं। ऐसा कहकर मेरी सास कमरे से बाहर चली गई थी तो मैं फ़ौरन बिस्तर से उठ खड़ी हुई। तभी उस आदमी ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी शैतानी नज़रों से मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मेरा पूरा शरीर डर की वजह से पसीने पसीना हो गया था। मेरा सर भारी होने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज की रात तो मुझे अपने पति के साथ होना चाहिए था, उसकी जगह ये किस ढोंगी बाबा ने ले ली थी। वो मेरे साथ क्या करने जा रहा था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अचानक वो मेरे पास आने लगा। मुझे अपनी कम उम्र और नासमझी के बावजूद समझ आ गया था कि मैं अपनी इज्जत गंवाने की सीमा पर पहुंच गई हूँ। जिससे मेरी शादी हुई थी उसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जो उसने मुझे गैर मर्द के हवाले कर दिया था। मैं चीखने लगी तो उसने ज़ोर से मेरा हाथ मुंह नोच लिए। इससे पहले कि वो कुछ और करता, मैंने अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर बहुत सी खराशें लगा दीं और उसके चेहरे पर जलन होने लगी थी।
वो दर्द से तिलमिला उठा था और मैं जल्दी से भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकली तो सामने ही मेरी नज़र अपने घटिया और बेगैरत पति पर पड़ी थी। इससे पहले कि वो मेरी तरफ आता, मुझे सामने से मेरी माँ आती हुई दिखाई दी और मैं उनके बाजुओं में झूलकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो एकदम से डरकर उठकर बैठ गई। मेरी माँ ने मुझे फ़ौरन तसल्ली दी कि अब तुम सुरक्षित हाथों में हो। मैं अपने ही घर में थी। ये देखकर मैंने गहरी सांस ली। फिर वो धीरे से बोली कि तुम्हारी इस तरह की विदाई ने मुझे शक में डाल दिया था, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं भी तुम्हारे पीछे चली आई थी। मुझे तुम्हारी सास पर शक हो गया था। ये अस्पताल नहीं बल्कि इन लोगों का डेरा है। ये 2 नंबर का काम करते थे। मैं यहाँ पहुँची तो तुम्हारी सास ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मेरा भाई एसएचओ है, वो भी मेरे साथ था, इसीलिए ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरी माँ ने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, रागिनी, तुम्हारा पति कोई अच्छा आदमी नहीं, बल्कि वो तो लड़कियों का दलाल है और तुम्हारी सास और तुम्हारा पति और उनका पूरा गिरोह अब जेल में है। मगर मुझे दुख इस बात का है कि ये सब तुम्हारी दादी को पता था और उन्होंने पैसे लेकर तुम्हारे बाप को इस शादी पर राजी किया था। मुझे सबके बारे में पहले से पता नहीं था। हाँ, इन लोगों पर शक जरूर था। दादी का नाम सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरी दादी इस हद तक भी गिर सकती हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी दादी दूसरे कमरे में थीं। अब वो डर और शर्म की वजह से मेरे सामने नहीं आ रही थीं। मेरी सौतेली माँ ने मेरा बहुत साथ दिया था, बिल्कुल एक असली और सगी माँ की तरह। जेल जाने के बाद मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी थी। मेरा बाप भी अब शर्म से सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। ये दोनों मेरी माँ और मेरे मुजरिम थे। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं दिल में अपनी माँ को याद करके बहुत रोई थी और अपने भी मरने की दुआएं करा करती थी। एक दिन अचानक साथ वाले कमरे से आवाज़ आई। जब जाकर देखा तो दादी को बिजली का जोर से करंट लगा था। वो कमरे का पंखा चला रही थी कि सॉकेट में करंट आ गया था। मेन स्विच बंद करने तक मेरी दादी एकदम काली और ठंडी पड़ चुकी थीं। दादी का चेहरा बहुत ही काला और भयानक लग रहा था। मैंने कभी भी अपनी दादी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, मगर उनकी मौत ही कुछ ऐसी लिखी हुई थी। दादी के मरने के बाद मेरा बाप पागल हो गया था और वो घर छोड़कर चला गया था। कुछ महीने के बाद कुछ लोग मेरे बाप को उठाकर लाए थे। वो एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। अब इस घर में मैं और मेरी सौतेली माँ रहते हैं। मेरी सौतेली माँ हर मामले में मेरे साथ खड़ी रहती है, बल्कि उसने मुझे यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई करने के लिए मेरा एडमिशन करवा दिया। पढ़ाई पूरी होते ही मुझे कॉलेज में लेक्चरर की जॉब मिल गई थी। सरकारी तौर पर मुझे घर भी मिल गया था। मेरी माँ ने एक अच्छी जगह देकर मेरी शादी कर दी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, बल्कि मुश्किल समय में अपना बोझ उठाने के काबिल भी हो गई हूँ। मैंने अपनी सौतेली माँ को अपने पास ही रखा है। वो सिर्फ नाम की सौतेली हैं, पर ना वो मेरे लिए सगी माँ की तरह हैं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी कि अपनी बेटियों को शिक्षा जरूर दिलवाएं, ताकि वो मेरी माँ की तरह से सिसक कर ज़िंदगी ना गुजारें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।